मैं रियली इमोशनल हो गया जिसमें आपने राहुल गांधी की यात्रा को कवर किया है एंड बहुत जगह फेमस हुआ है एंड आप सब लोगों को भी वो वीडियो देखना चाहिए। मदर एट वर्क करके अपने बच्ची को गोदी में लिया हुआ है एंड यू आर कवरिंग द होल स्टोरी। फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। फर्स्ट जनरेशन है हम लोग। और मेरे पापा बहुत पहले से ही जो है दिल्ली भागकर आ गए थे अपने घर से, क्योंकि मेरे दादाजी नहीं थे, दादी थी, तो दादी भी जो है मेरे ताऊ पर डिपेंडेंट थी, तो पापा के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। बहुत सारी जगह जैसे कई सारे स्कूल में दूध नहीं मिलता तो पानी बहुत सारा मिला देते हैं, आपको तो पता ही है मिड डे मील में जब, है ना। तो हमने जब स्टोरी करवाई तो दूध प्रॉपर मिलने लगा और बच्चे बैनर लेके खड़े, थैंक यू द मूक नायक। तो जब वो देखते हैं ना वो बड़ा संतुष्टि देता है। वही आपकी मेन अर्निंग, वही मेन अर्निंग है। मैं अभी तक कोई इनकम नहीं लेती हूँ। आंधी आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, स्कूल जाना ही जाना है। जबकि हम लोग टांट पट्टी में बैठ के पढ़े हैं, स्कूल के छत नहीं होती थी, तो हम लोग इस तरह से स्कूल भी पढ़े हैं। तो मुझे तभी से लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स को नहीं मौका मिला, मुझे उन्होंने मौका दिया, तो मुझे वहां तक तो पढ़ना है जहाँ तक पढ़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। और तब से मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ तक खत्म होती है, कहाँ नहीं खत्म होती। फिर किसी ने कहा अच्छा मीडिया में चले जाओ, तो एयर हॉस्टेस और मॉडलिंग तो मुझे पता था मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, उनको समझाने मिले। बट आप तैयार थी करने के लिए? मुझे मॉडलिंग मैंने कॉलेज टाइम में मॉडलिंग की है। अच्छा। हाँ, तो अरे बढ़िया। तो वो मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने कहा पेरेंट्स को नहीं मना पाएंगे। फिर मीडिया के लिए कहा। मीडिया का मतलब मुझे तब तक पता था जो टीवी पे एंकर आते हैं, क्योंकि वो मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ देता है वो मूक नायक उठाता है। वेलकम टू चैनल। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलिए मीना कोटवाल, और ये हैं एक बहुत ही फेमस इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडर ऑफ द मूक नायक ऑनलाइन वेब पोर्टल। इनको काफ़ी सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है। जो रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपकी कंप्लीट स्टोरी कवर की है। फ्रांस के भी एक बहुत पुराने ला फिगारो आज ही आया है। काफ़ी फेमस है। बट आज हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। और आपने एजुकेशन किया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जामिया से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। और इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं। IIMC अवार्ड फॉर डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। बहुत सारे लोगों को पता होगा इनके बारे में एंड जानते होंगे कौन है। बट आज की स्टोरी में कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। कंप्लीट करियर जर्नी, इनकी लाइफ क्या है, कैसे इन्होंने अपना न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया, क्या लाइफ पर्पज है उसका। बने रहिए और वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड होपफुली सबको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग हैं बोस्टन में। ये आई हुई हैं बोस्टन में, तो हमने सोचा इनकी स्टोरी रिकॉर्ड करें। तो आप बताएंगे आप US की ट्रिप के बारे में, क्या पर्पज है, या यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो कॉन्फ्रेंस थी वो सब क्या है, थोड़ा ब्रीफली। पहले तो मतलब मेरे लिए यहाँ आना, अमेरिका में आना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब मेरे खानदान में कोई देश से बाहर कहीं गया नहीं है। तो क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो है मजदूर रहे हैं, कोई फैमिली में इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो पढ़ने तक स्ट्रगल। एक मजदूर की बेटी जो है, आप समझ सकते हैं कि वहाँ से निकल के, उस फैमिली से निकल के अमेरिका तक पहुंच रही है, और वो भी अपने बलबूते पर, और वहाँ पर अपनी स्टोरी, अपनी एक सक्सेस स्टोरी आप उसको कह सकते हैं, और किस तरह से उन्हें अपना मीडिया वेंचर शुरू कर दिया, उसकी कहानी जो है दुनिया भर को बता रही है। तो ये मेरे लिए मतलब मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। यस, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड काउंट होती है। वहाँ पे इंडिया से बहुत सारे आप जैसे लोग आए हैं। बहुत सारे आए थे जी।
तो वहाँ उन्होंने बुलाया था कि मीडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी काम करती है, क्यों जरूरी होनी चाहिए, और किस तरह से जो मूक नायक है और वो सोशल इशू उठाने के लिए उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, उस पर मेरी एक स्पीच थी वहाँ पर। वो सारी चीज़ें मैंने रखी और काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो जिन लोगों को पता नहीं है बता दो, यूनाइटेड स्टेट में डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड सोशल इंक्लूजन ये सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है हर जगह पे। हार्वर्ड में है अभी, तो वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी इसी तरह से बात रखनी है कास्ट एंड मीडिया को लेके। और अभी एक दो जगह और है, तो वहाँ पे अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो देखते हैं फाइनल होगा तो सबके सामने वो चीज़ें आ ही जाएंगी। तो बाकी यही है, फिलहाल तो पहली बार अमेरिका आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बहुत डिफरेंट प्लेस है। यस, सो ये पर्पस था। सो आई एम वेरी लकी कि आप हमारे यहाँ आए, बोस्टन में आए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी स्टोरी मिस नहीं किया। तो कंप्लीट स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे कि इनकी क्या करियर जर्नी है। लेट्स स्टार्ट की न्यूज़ चैनल पे तो कोई भी सर्च करेगा कि मीना कोटवाल कौन है, पता होगा। बट आप अगर पूछे आपसे कोई कि हु आर यू एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म पर्पस एंड व्हाट करंटली यू आर डूइंग। मीना कोटवाल भी वही आम इंसान ही है, और जिस फैमिली से मतलब मैं जहाँ पली बड़ी हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ मतलब बचपन से ये जरूर था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल गए नहीं हैं, तो वो पढ़ाई का जो एक पापा के अंदर वो ललक थी पढ़ने को लेकर के, मैं वो हमेशा बोलते थे कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, मुझे स्कूल भेज देते तो आज मैं इधर होता, इस पोजीशन पे होता, या कुछ इस तरह से कर रहा होता। क्योंकि उनको छोटे छोटे काम के लिए जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती थी कि बैंक में जाना है या किसी भी फॉर्म भरने के लिए पैसा निकालना है, पैसा डालना है, या कुछ भी पढ़ने लिखने वाला काम होता तो वो हमें ही पूछते, मतलब मैं ही उसमें सारी चीज़ें करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको देखा अंदर कि एक पढ़ाई की वजह से वो कितना पीछे रह गए। तो बचपन से ही मुझे ये था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने का मौका दिया है तो मैं वहाँ तक पढ़ूंगी जब तक पढ़ाई की सीढ़ी खत्म नहीं हो जाती। और बहुत छोटे से ही था ये, मुझे नहीं पता था कि कहाँ तक पढ़ाई खत्म होती, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि चाहे लुढ़क के पढ़ूँ, चाहे फेल होके पढ़ूँ, एक क्लास में 2-3 साल लग जाए, लेकिन मैं आगे तक पढ़ूंगी जरूर। तो फिर बाद में चीजें पता चली कि अच्छा PhD एक ऐसी डिग्री होती है जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, फिर नाम के आगे डॉक्टर भी जुड़ जाता है। तो वो मेरा हमेशा से सपना रहा है। MPhil तक मैंने कर लिया है, MPhil के बाद जो है जर्नलिज्म में आ गई, तो वो अभी PhD वाली चीजें रुकी हुई हैं, तो वो सपना अभी भी है। लेकिन उस बीच में जो है पत्रकारिता करना या जर्नलिस्ट बनना मेरा शुरू से कोई एम नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन घर में कोई ऐसा बताने वाला नहीं था ना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उसके वजह से मेरे कई साल खराब भी हुए हैं पढ़ाई को लेके। लेकिन ये ठीक है, जिस तरह से जो हवा बही उस हवा की तरह मैं भी बह गई, लेकिन मैं एक अच्छे प्रोफेशन में आ गई हूँ। और आज जो है मेरा एक पैशन बन गया है जर्नलिज्म को लेके कि किस तरह से जो है एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह से जो हाशिए पे खड़ा समाज था उसको एकदम पीछे धकेल दिया, उनके मुद्दों पे उतनी ही उसने बात की जितने से उनको TRP मिली, और किस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया। और बहुत सारे नुकसान जो है मैं उसको अपनी मीडिया के थ्रू लाना चाहती हूँ कि अगर हमारा खुद का मीडिया होगा या हम खुद जब अपनी कहानी लिखेंगे तो हम वो कहानी लिखेंगे जो इतिहास लिखेगा। अभी तक वही हमारी जो शोषण कर रहा था वही हमारी कहानी बता रहा है, वही शोषण भी कर रहा है और वही अवार्ड भी ले रहा है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। सो दैट इज रियली ग्रेट कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, एम है, एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल आर स्पेशली अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है या स्पेशली रिमोट एरिया से लोग हैं, उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती है। तो आपका जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि चैनल क्या है, कैसे लोग कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द मेजर एरिया, आप किस एरिया में आपका मेन फोकस है? मैंने जैसे कई जगह काम किया है, लेकिन मैंने जो शुरू किया मूक नायक वो 2021 में शुरू किया और 2021 जनवरी में शुरू किया। 31 जनवरी 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक की शुरुआत की थी, क्योंकि उनकी भी वही वजह थी जिस वजह से मैंने भी आज शुरू किया। उनको भी उस समय वही लगता था कि जो समय का मीडिया था वो मीडिया जो है हाशिए पे खड़ा समाज जो है उनके मुद्दे नहीं उठाता है, उनकी खबरें नहीं दिखाता है, वो मतलब उसमें एक ईमानदारी नहीं महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय शुरू किया था। बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर उनको आगे पढ़ने के लिए भी जाना पड़ा विदेश, तो वो उसी समय
समय ज़्यादा चल नहीं पाया, लेकिन आज 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मीडिया की वही हालत है। आज भी वही है कि जो है हमारे मुद्दे जो है सामने नहीं आते, हमारे लोगों को नहीं रखा जाता है। और ये रिसर्च भी कहता है, मतलब मेरी बातों पे भी आप मत जाइए, 2006 में जो है अनिल चमड़े ने रिसर्च किया कि कैसे जो है मीडिया में दलित आदिवासी नहीं है, एक तरह से बैन है। इवन मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, वहां की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं कोई यूट्यूब पे डाल दूं कि हमारे गांव में स्कूल कैसा है, तो उसकी क्वालिटी कैसा है, कुछ, और ऊपर से लोग बोलेंगे कि यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, लाइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नहीं मिलेगी। क्योंकि ये असली कहानियां छिपाई रखी है आज तक। तो वही वजह मुझे लगी कि मैं क्यों ना अपना मीडिया शुरू कर दूं, क्योंकि आज भी जो दूसरे मीडिया भी हैं, जैसे अल्टरनेटिव मीडिया भी आया और एक बहुजन मीडिया भी आया, तो उसमें भी मुझे कमी लगी कि कोई महिला नहीं आगे आ पाई। तो मैंने कहा मैं अपनी मुद्दे को उठा क्यों नहीं सकते, मेरे भी मुंह है, मेरा भी कान है, सब कुछ है, आधी आबादी का मैं एक हिस्सा हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपना मीडिया खड़ा कर सकती। दिस इज रियली ग्रेट। तो फिर मैंने अपना एक मीडिया शुरू किया और आज 2 साल में ही बहुत अच्छी हम लोगों ने जगह बना ली है। दिल्ली में ऐसा कोई मीडिया नहीं है, कोई अल्टरनेटिव मीडिया ले ले, यूट्यूब ले लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ले ले, जो मूक नायक को नहीं जानता है। और विदेशों में भी अब चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जैसे आपने जिक्र किया, अभी जो है ला फिगारो में आज ही आया, और इससे अरब न्यूज़ में आ चुका है। अरब न्यूज़ जो है यूएई का सबसे पुराना अखबार है, उसमें आ चुका है। बहुत सारे जॉर्डन न्यूज़ है, नेपाली न्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम भी भूल रही हूँ, इतने सारे आ चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कैरियर विद द पर्पस। इनको पढ़ना था, अभी डायरेक्शन नहीं पता था, बट इनका बीच में पर्पस चेंज हुआ एंड कंप्लीटली कि कैसे इंस्पायर करना है, औरतों को कैसे लीड करना है, और काफ़ी जिनकी वॉइस कहीं रीच नहीं करती उनके लिए वॉइस कैसे बनना है। हम लोग इस पे और डिटेल में आएंगे, मूक नायक के बारे में, इनके काम के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड और इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन कैसी थी और कैसे इन्होंने अपना पाथ फाइंड किया। सो कैन यू ब्रीफली टॉक अबाउट कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या बैकग्राउंड था, अर्ली एजुकेशन? बहनें हैं, पापा मम्मी, जैसे मैंने बताया कि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। बहनें भी जो ज्यादा पढ़ी नहीं है, 8वीं तक पढ़ी हैं। लेकिन मैं शुक्रिया यहाँ आपके यूट्यूब चैनल से करना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मैं पढ़ी। भले ही आरक्षण को जो लोग गाली देते हैं, मुझे पता है उसकी अहमियत क्या है, कि आरक्षण की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मजदूर की लड़की अमेरिका में आके बोल रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो एजुकेशन दी। मेरे घर वालों ने मुझे, मेरे पापा मम्मी ने मुझे जन्म जरूर दिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का अधिकार मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। तो इसी वजह से मैं भी आया हूँ। मेरी भी स्टोरी वैसी ही है, और बाद में बात करेंगे, बट ओके आप कंटिन्यू कीजिए। तो वही सब, फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं, मेरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है इतना, तो मैं ही अकेली निकली हूँ। और फिर वो सारी चीज़ें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, दिल्ली में भले ही पढ़ी बड़ी हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं शहरों में नहीं होता, तो वो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है। एक मीडिया हाउस में थी तब मैंने वहाँ प्रैक्टिस किया है। वहाँ पे मतलब इस तरह की नौबत आ गई थी कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन हाँ, मैंने 2 बार सुसाइड करने की वहाँ कोशिश की, और मेरी हालत हो गई थी, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगी पहले वाली तो आप कहेंगे अच्छा आप यही हैं, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो फिर वहाँ से निकली जैसे तैसे। फिर मुझे लगा कि मुझे वो करके दिखाना है जिसके ऊपर इन्होंने मुझे उंगली उठाई। मेरिट की लोग बात करते हैं, लेकिन मेरिट जो है एक सरनेम पर आधारित होता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, और आज मैंने वो प्रूफ करके दिखा दिया है कि अपना एक मीडिया हाउस खोल के खड़ा कर दिया। और ये ट्रू है कि इट डजंट मैटर कि आप किस कास्ट से हो, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, मौका नहीं मिलता है लोगों को। और एक इशू तो है ही, पर अगर आप देखें तो अर्बन वर्सेस रूरल भी यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, एंड आल्सो द मेल वर्सेस फीमेल का भी यही देखें, क्योंकि मौका नहीं मिलता। मौका सबसे बड़ी चीज है। हमें मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, तो शायद मैं यहाँ रख लूँ। कई लोगों को नहीं मिलता तो वो कैसे रखेंगे? तो मौका सब कुछ है यहाँ पर। सो आपके पापा क्या करते थे, और उनको कहाँ से ये सारा था कि मुझे पढ़ाना है, और आपके अंदर जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहें कि कहाँ से उन्होंने डाला है, और आपको कैसे आया कि मुझे कुछ करना है? फर्स्ट जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है। फर्स्ट जनरेशन है हम लोग। और मेरे पापा बहुत पहले से ही जो है दिल्ली भागकर आ गए थे अपने घर से, क्योंकि मेरे दादाजी नहीं थे, दादी थी, तो दादी भी जो है मेरे ताऊ पर डिपेंडेंट थी। तो पापा के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था वहाँ पर, तो गाँव से भागकर आ गए थे बहुत छोटी उम्र में। आपका गाँव राजस्थान में है? राजस्थान में है। तो फिर उन्होंने मजदूरी की, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो जैसे तैसे उन्होंने फिर ट्रक की भी नौकरी की, ट्रक चलाने के ड्राइवर बने वो। तो मजदूर ही है। मेरी मम्मी मजदूरी करते हैं, मम्मी तो अभी जैसे अभी पिछले साल ही रिटायर हुई हैं।
तो मजदूरों की बेटी हूँ और उसी तरह से वो आए, तो उनका अंदर मैंने वो गिल्ट देखा है मेरे पेरेंट्स के अंदर कि हमें मौका मिलता पढ़ने का तो हम लोग ये करते, क्योंकि मेरे पापा जो हट्टे कट्टे लंबे दिखते हैं। तो जब 1981 या 82 के टाइम की बात है, क्योंकि उस समय जो है आरक्षित सीटों पर जो है नौकरियां दी जाती सरकारी उसमें, तो पापा हट्टे कट्टे थे, तो उनको पुलिस में भी नौकरी मिलने वाली थी। क्योंकि उस समय तो आपको बुला बुला के नौकरियां दे रहे थे कि आपको सीट जो है फुल करनी थी। लेकिन पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको फिर वो पोजीशन नहीं मिल पाई, तो फिर वो वापस मजदूरी में आ गए। तो वो गिल्ट मैंने हमेशा देखा कि हम पढ़ लेते तो ऐसा होता, हम पढ़ लेते तो उन्होंने अपना फुल एफर्ट दिया कि अब बच्चों को नहीं इस तरह करना। कभी उन्होंने प्रेशर भी नहीं डाला, मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें ये करना ही है, मतलब डंडा लेके कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन मम्मी का ये था कि कभी स्कूल की छुट्टी नहीं करनी, आंधी आए तूफान आए सर्दी हो गर्मी हो स्कूल जाना ही जाना है। जबकि हम लोग टांग पट्टी पे बैठ के पढ़े हैं, स्कूल के छत नहीं होती थी, तो हम लोग इस तरह से स्कूल भी पढ़े हैं। तो मुझे तभी से लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स को नहीं मौका मिला, मुझे उन्होंने मौका दिया, तो मुझे वहां तक तो पढ़ना है जहां तक ये पढ़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। और तब से मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ तक खत्म होती है कहाँ नहीं खत्म होती। तो वो सारी चीजें हम लोग चलती आ रही है कि पूरा पढ़ना है, जब तक जहाँ डिग्री जाके अंत होगी वहीं रुकेंगे। हाँ खत्म, मतलब मैं कई लोगों को पता नहीं है, मैं 11th में फेल भी हुई थी। अच्छा। तो लेकिन फिर भी मुझे शर्म नहीं आई दोबारा पढ़ने में। तो मैंने कहा मुझे पढ़ना ही है, कुछ भी करें। सो एनी स्पेसिफिक स्टोरी आप बताना चाहोगी, किसी टीचर ने, किसी ऐसे इवेंट ने जो आपके अंदर रियली कुछ जज्बात और मोटिवेशन आई, कोई स्टोरी? स्कूल टाइम में सच बताऊं तो मैं मतलब वो वाली स्टूडेंट थी जो सबसे आगे बैठती थी। तेज मतलब पढ़ने में? पता नहीं, मुझे क्यों नहीं पता मैं तेज थी या नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आते थे खैर मेरे। अच्छा। लेकिन ये था कि मुझे आगे बैठना है, और स्कूल में जो खड़े होके पढ़ते नहीं है, मैं कभी मॉनिटर नहीं बनती थी। हालांकि मुझे कई सारे टीचर बोलते थे मॉनिटर बनने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं बनी, मैं अपनी दोस्त को बना देती थी ताकि थोड़ा सा मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि मॉनिटर के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती थी। तो मैं नहीं बनती थी, मैं अपनी दोस्त को बना देती थी और वो जिम्मेदारी से मैं बच जाती थी। लेकिन कई सारे टीचर जो है पसंद करते थे, जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फिर भी दे देते थे, क्योंकि एक विश्वास, पता नहीं उन्हें, मुझे शुरू से दिखता था कि टीचर जो है बहुत विश्वास करते थे। और वो बहुत बाद तक देखा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पहले एडिटर रहे हैं तो वो भी बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो पासवर्ड वगैरह सबको नहीं देते थे तो मुझे दे देते थे। मुझे नहीं पता वो कैसे क्या उनको दिखता है, लेकिन वो एक विश्वास जो है सब में नहीं दिखाई देता, तो मुझ में था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। 11th में एक इंग्लिश टीचर थी, बहुत गंदे से मार देती बच्चों को, मतलब मुझे याद है वो बाल पकड़ पकड़ के दीवार में मार देती थी बच्चों को। सरकारी स्कूल में आप जानते होंगे इस तरह से डंडे से मारती थी, लेकिन पता नहीं वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। अच्छा। और कई सारे लोग इससे जेलस भी होते थे, कई सारे स्कूल के जो बच्चे थे क्लास के, कि इसको इतना प्यार करती है, हमको डांट देती है। और मैं हमेशा मतलब खड़े होकर पढ़ने वाली बच्ची थी, कि जो कि पढ़ के सुनाते हैं ना, कोई भी चैप्टर होता है तो मैं इंग्लिश में वो इंग्लिश टीचर थी, मैं टूटी फूटी जैसा था मैं पढ़ती थी, क्योंकि इंग्लिश हमारी शुरू से अच्छी नहीं है। 6th क्लास में हम लोगों ने अल्फाबेट सीखा है, तो मैं पढ़ती थी, मुझे डर ही नहीं लगता था। तो शायद उनको वो कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा लगा और वो मुझे कभी नहीं डांटती थी, कभी नहीं मारती थी। ये आई थिंक आपका इंस्टिंक्ट है, और वही आज आपको जर्नलिस्ट भी बनाया है, क्योंकि जर्नलिस्ट होना, कैमरा फेस करना, लोगों को फेस करना और किसी भी अब्सर्ड प्लेस पे बात करना अपने उसमें, इट्स लाइक यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस। वो सारी चीजें हैं। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी चीजें हैं कि मैं बहुत डरी और सहमी भी रहती थी, क्योंकि घर में स्टोरी बताएं। ये लगा लीजिए पहले की स्टोरी है। जब मैं एक्चुअली 12th के बाद मैंने 11th से ही जॉब करना शुरू कर दी थी, पार्ट टाइम मिला तो सैटरडे संडे में जॉब करती थी, जो मॉल में प्रमोशन की जॉब होती है, सेल्स गर्ल की जॉब होती है, वो मैं करती थी। तो उस समय भी था, वो तो मैं करती थी, लेकिन कॉलेज के टाइम पे थोड़ा सा मैं जल्दी से किसी से बात नहीं करती थी, थोड़ी सी डरी सहमी सी रहती थी। तो वो भी सारी चीजें, क्योंकि पेरेंट्स को मैंने देखा है हमेशा किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हुए, कोई पढ़ा लिखा तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया ही नहीं, कि अगर सामने वाला कितना भी गलत हो और वो जोर से बोल रहा है तो हमें लगता था हमारी ही गलती है। सो ये क्या बोलते हैं, अंदर से ही लाइक ब्रेकडाउन टाइप का रहता है कि आप इस तरह की कल्चर से जा रहे हो कि पापा है, तो ये मैंने भी फेस किया वो सारी चीजें। लेकिन अभी बट और कोई रीजन नहीं था, नहीं वो और ऐसा कोई, क्योंकि फैमिली में आपको बैकग्राउंड ऐसा मिला नहीं ना, जिस बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड बहुत मायने। जबकि आपकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, लेकिन दिल्ली में भी किस सोसाइटी में आप रहते हो? क्या मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ ज्यादातर दलित और मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ चीजें पता ही नहीं चलती थी वो सारी चीजें। तो वो सब चीजें हम लोगों ने देखी,
भी है। और आज जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस मेरे में तब आया जब एक होता है ना स्प्रिंग को आप जितना मर्जी दबाओ, एक बार वो दब जाएगी, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तो बहुत तेज उछलेगी। तो आज मैं वो स्प्रिंग बन चुकी हूँ। दबाने वालों ने बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन आज जब वो मैं छोटी हूँ तो मैं बहुत ऊंची उछल गई जो किसी के हाथ में नहीं आ रही। तो अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, कहीं भी बुलवा लो, कैसे भी बुलवा लो, कुछ भी हो बोल देती हूँ। सो एक हम जो कॉमन कैरियर पाथ की कंफ्यूजन आता है, जैसे आपने बाद में अपना पाथ फाइंड किया इस तरह, बट आप इंटरमीडिएट के बाद जब बैचलर में गई तो आपको क्या था कि जर्नलिज्म में मुझे जाना है, किस तरह कैरियर जाना है, या बस सारी डिग्री फिनिश करनी है, वही गोल था? डिग्री फिनिश करने का तो था ही, लेकिन जैसे मेरे घर में कोई नहीं था बताने वाला, तो जैसे मैं दोस्तों पे डिपेंड होती थी। दोस्तों के बड़े भाई बहन हैं तो उनसे पूछती थी क्या करना है क्या नहीं करना। इस वजह से मेरे 2-3 साल बीच में खराब भी हुए हैं, क्योंकि मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो फिर वहाँ पे किया, लेकिन फिर वो जॉब की वजह से कि जॉब भी करूंगी पढ़ाई भी करूंगी, लेकिन वो पढ़ाई में मजा नहीं आया। सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, मैंने कहा ये कैसी पढ़ाई है, इसमें मजा नहीं आया। जॉब भी करना था। हाँ, जॉब भी करना था, क्योंकि वो 11 से कमाने लगे तो वो एक भूत भी था कि अपने ही खर्चे खुद उठाने हैं। तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा मॉडलिंग कर लो, क्योंकि लंबी है पतली है तो मॉडलिंग में चले जाओ, एयर हॉस्टेस बन जाओ, या फिर किसी ने कहा अच्छा मीडिया में चले जाओ। तो एयर हॉस्टेस और मॉडलिंग तो मुझे पता था मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, उनको समझाने मिले। बट आप तैयार थी करने के लिए? मुझे मॉडलिंग मैंने कॉलेज टाइम में मॉडलिंग की है। अच्छा। हाँ, तो अरे बढ़िया। तो वो मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने कहा पेरेंट्स को नहीं मना पाएंगे। फिर मीडिया के लिए कहा, मीडिया का मतलब मुझे तब तक पता था जो टीवी पे एंकर आते हैं, बस जो प्रेजेंटर होते हैं वही मीडिया का मतलब था। लेकिन फिर जामिया में एडमिशन निकला हुआ था, 2010 की बात है, तो फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, वो फॉर्म भरा, वो इंटरव्यू सब कुछ रिटर्न वगैरह निकल गया। फिर वहाँ धीरे धीरे पता चला कि मीडिया का मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था एमसी के बाद, फिर नेशनल दस्तक में नौकरी की थी, फिर मैं जो मीडिया छोड़ के वापस एकेडमी की तरफ चली गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की स्टोरीज की थी। एट्रोसिटी की, नेशनल दस्तक में थी तो एट्रोसिटी की स्टोरी कर रही हूँ, लिंचिंग की स्टोरी कर रही हूँ, जाति की वजह से किसी को मार दे रहे हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, मूछ नहीं रखने दे रहे हैं, पानी नहीं पीने दे रहे हैं। और जो रिसर्च है वो भी यही कहता है कि कोई भी दलित आदिवासी जो है किसी भी हायर पोजीशन पे नहीं रहा है, मीडिया में कोई एडिटर पोस्ट पे नहीं रहा है, तो बहुत नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं रहूँगी इसी पोस्ट पर, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैंने कहा मैं इसे छोड़ छाड़ के एकेडमिक में जाती हूँ। फिर मैं एमफिल करने चले गई थी। फिर एमफिल के दौरान जो है एक इंटरनेशनल मीडिया में एक साथ बहुत सारी वैकेंसी निकली थी और उसमें मेरा हो गया, मतलब जिसने मेरे पार्टनर ने मुझे बताया कि इसमें भर दो, जिस वजह से तुम गई हो वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी स्टोरीज करते हैं। तो फिर वहाँ मैंने फॉर्म किया, बल्कि मेरे पार्टनर का नहीं हो, बहुत सारे जानने वाले लोगों का नहीं हो, मेरा हो गया वहाँ पे। अगर आप बात करना चाहोगे तो नाम ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बीबीसी है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो बीबीसी में फिर मैंने अप्लाई किया और बीबीसी में फिर मेरा रिटर्न इंटरव्यू सब कुछ हो गया, वहाँ पे नौकरी भी लग गई। लेकिन फिर वहीं पे जो है मैंने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है अपने ऊपर प्रैक्टिस जो किया था वो वहीं पे किया था, अभी तक मैंने कहीं नहीं किया था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे चुप नहीं रहना है, मतलब मैं जितना चुप रहने की कोशिश कर रही हूँ ये लोग तो मुझे और दबाए जा रहे, अब मुझे बोलना है। हमारे भी चैनल पे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ, कभी बात नहीं किया हूँ। मैंने कास्टिज्म और ये सारी चीज़ें मैं बचपन से फेस करते आया हूँ और हर स्टेज पे फेस किया है, चाहे वो क्लास 1 में हो, मिडिल स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो, बीएससी में हो। लकली जो मेजर प्लेसेस थे मैं नहीं फेस किया, बट लाइक एवरीवेयर। सो मुझे मतलब खाने के लिए अलग थाली दे रही है, प्लेट दी जा रही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि बिहार में मैंने खुद रिपोर्टिंग की इस तरह की कि दलितों के बच्चों को अलग से पानी देते हैं, अलग से बर्तन देते हैं, घर से बर्तन लाने होते हैं, मिड डे मील जो मिलता है उनको, और उसमें पानी मिला के दिया जाता है, लास्ट में दिया जाता है उनको। और कुछ लोग, हम लोग आज यहाँ बोल पा रहे हैं, आई नो यहाँ पे इतने फेमस यूट्यूबर हमारे जानने वाले हैं, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, दे आर इन लाइक रियली टॉप पोजीशन, प्रोफेसर है यहाँ पे, बड़े उसमें भी है, बट उनके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि जो फेस किए हैं उसको बोल पाए सामने। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से जो झेला है ना वही बोल पाएगा। मतलब मेरा दर्द है तो मैं बता पाऊंगी, नहीं वो झेले तो भी वो डरती हैं बोलने से अभी तक, आई डोंट नो व्हाई, मैंने बहुत एनीवे दैट इज नॉट आवर टॉपिक। सो दिस इज हाउ यू गॉट मोटिवेटेड टू बिकम लाइक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। देखिए वही मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने बहुत झेल लिया था। मतलब मैं जब सुसाइड करने का सोच सकती हूँ तो वो सोचिए वो मेरा एकदम आखिरी पल था, तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। फिर मैं जब जैसे तैसे बची और फिर मैंने, तब भी मैं चुप रही,
मैंने सोचा चुप रह के दूसरी जगह नौकरी अगर आप की जाएगी। कंफर्टेबल हो तो शेयर कर सकते हो कि हाँ, क्या अच्छा, डीप, क्या वो बिहाइंड था, कैसे BBC में स्ट्रगल ही किया था। और कैसे हाउ यू BBC केम में आउट था, ऑफ जैसे आप कोई स्टोरी करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये स्टोरी नहीं करनी है। बहुत सारी स्टोरी कई दिन तक जो है मेरी फेल कर दी जाती थी, ये स्टोरी नहीं करनी, ये स्टोरी नहीं करनी। तो ऐसा होता था कि मेरी सेम स्टोरी कोई और अगर उसको बताता था तो उसकी पास कर देते थे, मेरी नहीं। मुझे दिल्ली से बाहर कहीं नहीं भेजा जाता था, ठीक है। बहन जी के लिए कहा जाता था कि अरे देखो तुम्हारी नेता ये वो पढ़ के बोलती है। डॉक्टर अंबेडकर को स्क्रीन पर दिखाया जाता था, देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो नॉन जर्नलिस्ट स्टाफ था, उन्होंने जैसे एक बार मुझे बताया कि किसी ने जर्नलिस्ट स्टाफ ने उनसे बोला कि देखो अब तो तुम्हारे जैसे लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, मतलब मेरे लिए उन्होंने बोला कि हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित थी। जो नॉन जर्नलिस्ट स्टाफ था उनको बोला गया कि देखो अब तो तुम्हारे जैसे लोग भी हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं। मेरी कास्ट पूछी जाती थी। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई। वो डिप्रेशन मुझे हो गया। मैं कभी सर दर्द की गोली नहीं खाती थी, मतलब मैं दवाइयों से बहुत दूर भागती हूँ। तो वहाँ मुझे एंटी डिप्रेशन खाना पड़ा, वहाँ मुझे सुसाइड जो है थॉट आने लगे। मैं ऑफिस जाने से पहले सोचती थी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए, मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, क्योंकि ऑफिस में जाके जैसे कोई अगर मेरा हाथ भी रख देता तो मैं डर जाती थी कि अब मुझे डांट पड़ेगी। मुझे पूरे ऑफिस में डांटा जाता था। तो वो जो एक आपका कॉन्फिडेंस है ना, हाँ ट्रॉमा क्रिएट करना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिराना, वो सारी चीजें करते थे। तो क्योंकि कास्ट आपके नाम से नहीं, बहुत सारी चीजों से पता की जा सकती है। हालांकि वहां तो मेरी डायरेक्ट पूछ ली थी कि आप कौन सी कास्ट के हैं। तो वो सारी चीजें मैंने झेल ली है वहाँ पे। वहां से निकलने के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो कई सारे लोगों ने मुझ पे उंगली उठाई कि बीबीसी के बारे में ऐसा बोल नहीं, इसी में कमी होगी। अब जो है ये क्या क्योंकि कहते हैं, जैसा बीबीसी प्रोजेक्ट करता है अपने आप उसमें को, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो लोग कहने लगे कि अच्छा ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, कास्ट कार्ड खेल रही है, और ये कार्ड खेल रही है, वो कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड उन सब लोगों ने उस समय गिना दिए थे। तो मैंने कहा मुझे काम नहीं छोड़ना, मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। और मेरी बेटी थी छोटी सी, और मैंने प्रेगनेंसी में भी काम किया है। मैंने फुल टाइम, जब कोविड मार्च में लॉकडाउन लगा था तब तक मैंने काम किया, इवन उसके बाद भी मैंने काम किया है। और फुल टाइम चल रहा था मुझे प्रेगनेंसी का। मई में मेरी बेटी हो गई थी, तो उसके बाद 3 महीने के बाद से मैंने काम किया। मैंने काम कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं सामने वाले को गलत दिखा दूं। आज मैंने वो लाइन बहुत लंबी खींच दी है। बीबीसी मेरे पीछे बहुत रह गई, बहुत पीछे रह गई वो स्टोरी। आज वो लंबी लाइन है, जहाँ भी लोग मिलते हैं, मतलब मेरी स्टोरीज के लिए क्लैपिंग होती है और बीबीसी के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। मतलब इस तरह की भी चीजें होती हैं। सो एक ये भी है कि जब एक फीमेल या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के पर्सन कुछ इस तरह बोलता है तो ये बोला जाता है कि ये विक्टिम कार्ड एंड दे हैव टू प्रूव। बट जबकि अदर विक्टिम हम हैं, मैं महिला हूँ, मैं दलित हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं क्यों विक्टिम कार्ड खेलूं? जो नहीं है वो विक्टिम कार्ड खेले ना। हम तो ऑलरेडी विक्टिम है, ऑलरेडी विक्टिम है। मैं महिला होने के नाते मुझे जो नुकसान झेलने पड़े वो मैं जानती हूँ। दलित होने के नाते जो मुझे और आप लोगों को झेलना पड़ा वो हम लोग जानते हैं, कोई और कैसे बताएगा? तो हमें क्या विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत है? अब यहाँ पे जैसे एक अल्टरनेटिव मीडिया जो आप बोलते हो, यूट्यूब एंड बहुत सारे और लोग हैं, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, एंड ये रिसेंटली 5-7 साल 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा। और बट यहाँ पे एक हम भी यूट्यूब पे हैं, और कोई भी पर्सन अगर इस एरिया में आना चाहता है, न्यूज या स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करना चाहता है, तो उस क्या फ्यूचर है, कंसिडरिंग मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम हाउस जो है इज एक्वायर्ड बाय बिजनेसमैन, सम स्पेसिफिक पीपल। सो अगर कोई आना चाहता है तो इसका क्या फ्यूचर है और क्या स्कोप है, एंड हाउ डू यू सी? सिर्फ यूट्यूब कह रहे हैं आप, जर्नलिस्ट के लिए कह रहे हैं? कोई भी जर्नलिज्म भी कर लीजिए। यूट्यूब जैसे कोई नॉट अबाउट कुकिंग टॉपिक, लाइक कोई भी न्यूज कंटेंट क्रिएट कर रहा है, स्पेसिफिक सोशल इशू पे कंटिन्यूअसली बात कर रहा है, अपडेट दे रहा है। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं। अगर यूट्यूब क्योंकि अगर आप बात करें सिर्फ पैसे के लिए अगर आ रहे हैं तो बताइए, मतलब आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। जर्नलिज्म वो चीज है। तो यूट्यूब क्योंकि कई तरह का कंटेंट जो यूट्यूब है बहुत सीरियस, जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट डालते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। लोगों को चाहिए चिल्लम चिल्ली, ये इस पे इल्जाम लग रहा है, उस पे इल्जाम लग रहा है, चिल्ला रहा है, उल्टा सीधा गालियां दे रहे हैं। यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो लोग ये देखना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत सारी रीच मिल जाएगी, तो फिर वो आपका जर्नलिज्म नहीं रह जाएगा। सीरियस जर्नलिज्म करना है तो शायद आप कछुए की चाल चलेंगे लेकिन आखिर में जीतेंगे जरूर।
तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, यूट्यूब जैसे कई तरह के, अगर आप यूट्यूब चैनल ही शुरू करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस तरह का, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है या उसकी जो पॉलिसीज है, रूल रेगुलेशन है, वो कहती हैं कि आप उसमें हिंसा नहीं दिखा सकते, आप उसमें एट्रोसिटी नहीं दिखा सकते, आप उसमें रेप नहीं दिखा सकते, खून खराबा नहीं दिखा सकते। तो क्योंकि हम जिस तरह का कंटेंट लाते हैं उसमें ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हमें कम मोनेटाइज करता है। इसके अलावा जैसे आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है यूट्यूब। तो डिपेंड करता है कि आपकी रुचि कहाँ है और डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, तो उसमें फिर आपका करियर आपको चूज करना है। सिर्फ अगर जर्नलिज्म करना है, जर्नलिज्म बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन उसमें पैसा कम है, तो सिर्फ पैसे के लिए आप सोच रहे कि पैसे ही मुझे कमाना है, तो पैसे के लिए मत आए, पैशन के लिए आए। आपको अंदर सो पैसे के लिए आते हैं, नहीं मिलता है, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड लीव द स्पेस। आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट आई फील लाइक कि जो जर्नलिज्म है वो भी काफ़ी डर्टी हो गई है, सेम एज ए पॉलिटिक्स। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्पेशली आप फीमेल हो, and how you deal with that, how you survive it, and if someone is trying to do like freelancing, how they can देखिए survive. संतोष, जर्नलिज्म जो है ग्लोबली अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, तो इंडिया का जो मीडिया है वो 150 रैंक पे आता है। 180 कंट्रीज में 150 रैंक पे वो आता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिपोर्ट है। हाँ, आप गूगल भी कर सकते हैं, 2022 की है ये रिपोर्ट। तो वो रैंक वाइज जो देते हैं उसमें, तो 180 कंट्रीज में से इंडिया जो है 150 पे आता है। इतनी खराब स्थिति है यहाँ पर। तो अभी तक कौन है जर्नलिज्म में, हम ये देखते हैं हायर पोजीशन पे, एडिटर पोस्ट पे कौन है? दलित आदिवासी को तो रखा नहीं, है ना। तो अब जो इस जर्नलिज्म की या मीडिया की जो हालत हुई है वो हमने तो नहीं की, ये तो क्लियर है, क्योंकि हम तो थे ही नहीं। तो आप हमें तो गाली दे ही नहीं सकते। जो आप हमेशा कहते हो आरक्षण की वजह से ही हुआ या दलितों की वजह से हुआ या वो हुआ, मेरिट मेरिट मेरिट, तो भाई मेरिट वाले लोगों ने ही इसकी हालत इतनी बुरी करी। की बात कर रहा हूँ जो 150 पोजीशन पे है। हाँ। तो क्या पहले इसका रैंक 25-30 साल पहले कुछ ऐसा रैंक अच्छा वो था? तो खैर रिसर्च का विषय है कि मैंने इतना अच्छा, नहीं किया है, लेकिन अभी तो इसकी हालत बहुत खराब है। तो अभी अगर मैं देखूं, जैसे ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट कहती है, इससे पहले जैसे 2006 की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, 2019 में भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी कहा कि दलित आदिवासी जो है कोई भी हायर पोजीशन पे नहीं रहा, एडिटर पोस्ट पे नहीं रहा, टीवी में, प्रिंट में, डिजिटल में, रेडियो में, तो किसी में भी नहीं रहा वो। लेकिन ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट अभी पिछले साल आती है 2022 में, उसमें 2 साल के बच्चे को उन्होंने शामिल किया, ठीक है। वो था मूक नायक, मतलब मूक नायक मैं बच्चा ही समझती हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है। तो मूक नायक को शामिल करना ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बड़ी बड़ी मीडियाज में उन्होंने मुझे शामिल किया, मूक नायक को उसमें शामिल किया। और सबसे जो मेरे लिए गर्व की महसूस करने की बात है कि मूक नायक आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मीडिया में डाइवर्सिटी देखी गई, तो वो मूक नायक था। What do you mean by diversity in movement? डाइवर्सिटी यानी जिसमें हायर पोजीशन पे सभी तरह के लोग, दलित आदिवासी हैं या आपके दलित लोग भी हैं, तो हम माइनॉरिटी भी है। मूक नायक में क्योंकि सभी तरह के हमारे साथ लोग हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, मुस्लिम भी है, पश्मानजा भी है, क्वेर भी हैं, हमने सभी तरह के लोगों को जगह दी है। तो मूक नायक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो यानी मुझे मौका नहीं मिला, मैंने मौका छीना, और जब मुझे मौका, मैंने उसको छीना और मैंने उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आई, तो मैंने इतिहास बदल दिया, समझ रहे हैं। तो इस चीज को देखिए आप, तो वो गंदगी हमने नहीं की, हम यहाँ अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अब बात करते हैं, एक तो आपने डाइवर्सिटी की बात की और आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम किया है, बहुत अच्छा फ्रीलांसिंग किया है। सो आप मूक नायक का मेन पर्पज क्या है, क्या क्या एरिया में, और क्या आप अपनी टीम को बोलते हो कि जैसे ये हमारे मूक नायक का लॉन्ग टर्म गोल है एंड यू हैव टू फॉलो दिस? देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि हम लोग जो है कास्ट और जेंडर पे फोकस करते हैं। मेरा मतलब हमेशा रहता है कि मुझे हर स्टोरी में कास्ट और जेंडर लाना है, मतलब जबरदस्ती भी नहीं, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं उस एंगल से देखूं। और अभी तक कोई भी दलित महिला एडिटर पोस्ट पे नहीं रही है नेशनली। इससे पहले एक और है, लेकिन वो सिर्फ एक स्टेट को कवर करती है, उसमें भी एक जगह जिला जो है, और वो फेमिनिस्ट अपने आप को कहलाते हैं। तो अभी तक कोई नहीं रहा जितनी मेरी जानकारी है। तो वो एक दलित महिला, मैं आप मुझे कह सकते हैं, जो चला रही है, लेकिन
कई सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ हम लोग दलितों को लेकर खबर करते हैं, तो वो उनका भ्रम मैं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे उस समय टोक भी देती हूँ। हम लोग सिर्फ दलितों पे कवर नहीं करते, हमारे यहाँ सब तरह की स्टोरी होती है, किसान की भी होती है, खेती की भी होती है, हमारे यहाँ दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी सबकी होती है, सवर्णों की भी और होती आपका है, एक शिक्षा की भी हाँ, होती है। हाँ। लेकिन हाँ, क्योंकि वो मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ देता है वो मूक नायक उठाता है, तो उसमें एट्रोसिटी के मामले होते हैं जो ज्यादातर दलितों के साथ होते हैं, ये एनसीआरबी का डेटा भी कहता है, इसीलिए आपको ज्यादा खबरें वो दिखाई दे सकती है। और आपका एक जो मेन इशू जेंडर है, वो भी तो जेंडर है, कास्ट को लेकर नहीं जेंडर, है। हाँ, वो तो कास्ट को पूरी देखिए, जेंडर भी हाँ। इतना, क्योंकि महिला नहीं होती, महिला के साथ कास्ट जुड़ी होती है। क्यों ये यूएन में एक रिपोर्ट भी छपी थी, वो इंडिया की ही रिपोर्ट थी जो यूएन में आई और चर्चित हुई, कि महिला जो है, दलित महिला सवर्ण महिला से लगभग 15 साल कम जीती है। तो महिला ही थी, लेकिन फिर वो उनकी एज में इतना गैप क्यों आ गया? तो ये चर्चा का विषय है कि क्यों इस तरह का गैप आया, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, किस तरह का खान पान है, किस तरह का रहन सहन है, तो वो सारी चीजें हैं, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। मेरा पर्सनल क्वेश्चन कहेंगे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, गांव में ग्रोन अप हुआ हूं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो मैं देखता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रूरल एरिया की जो प्रॉब्लम है, वो उस पर कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए संतोष, हमारा जो मूक नायक है, मतलब जिस तरह से मैंने शुरू किया, मेरा हमेशा से कहता है मैं बहुत बड़े चेंज करने नहीं आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार इधर आए उधर आए ये वो, क्योंकि जितनी भी चीजें आई, सरकारें आई हैं या जो भी बना सिस्टम में, दलितों की, महिलाओं की स्थिति वही है। अगर सरकार बदलने से हमारी स्थिति बदल जाती तो हम लोग उस पर काम करते, हमारा नहीं हुआ कुछ। तो मेरे छोटे छोटे फोकस रहते हैं मूक नायक के, जैसे किसी की एफआईआर लिख दी जाए, किसी को पीने का पानी मिल गया, किसी के गांव में बिजली पहुंच जाए। जैसे बलिया का ही एक गांव था जहाँ पे एक गांव में, गांव की बस्ती थी जहाँ पे दलित रहते थे, वहाँ बिजली नहीं थी आज तक। हमारे यहाँ रिपोर्ट करने के बाद जो है नोटिस पकड़ाया बिजली विभाग ने कि 3 महीने के अंदर यहाँ बिजली लग जाएगी। तो ये मेरी उपलब्धि है। यस, बड़ी उपलब्धि है ना? तो मैं बड़े चेंजेस नहीं करने आई हूँ, तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं। अब जैसे एमपी में 40 करोड़ का एक बजट था, दलित आदिवासी को लेकर था, वो फाइनेंशियल करके कुछ था, मैं भूले, तो वो स्टोरी हम लोगों ने करवाई, वो पास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद हमारी स्टोरी के 38 करोड़ का बजट हमने पास करवाया, सिर्फ हमारी स्टोरी की वजह से। और बहुत सारी जगह, जैसे कई सारे स्कूल में दूध नहीं मिलता तो पानी बहुत सारा मिला देते हैं, आपको तो पता ही है मिड डे मील में जब, है ना, तो हमने जब स्टोरी करवाई तो दूध प्रॉपर मिलने लगा और बच्चे बैनर लेके खड़े, थैंक यू द मूक नायक। तो जब वो देखते हैं ना, वो बड़ा संतुष्टि देता है। वही आपकी मेन अर्निंग, वही मेन अर्निंग है। मैं अभी तक कोई इनकम नहीं लेती हूँ, लेकिन जब जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार मिलता है। जैसे आप यहाँ आई हूँ, विदेश आई हूँ, तब भी आप जैसे लोग मिले जो मेरे काम का सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, ये मेरी उपलब्धि है। सो ये है, ऐसे हम लोग हैप्पी तो होते हैं, बट जो आप काम कर रही हैं, इसको अगर आपको लार्जर स्केल पे करना है तो डेफिनेटली वी नीड फंड, हाउ यू गेट सपोर्ट। एंड उससे पहले ये बताइए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, एंड हाउ यू लीड दिस टीम, एंड वेयर यू गेट फंडिंग, बिकॉज यू नीड समथिंग टू रन। बिल्कुल, हमारी टीम में 17 लोग हैं, लेकिन हम लोग अभी जो है 11 लोगों को ही पे कर पाते हैं। बाकी जो लोग हैं उनको स्टोरी बेस करते हैं, आने जाने का कभी कर देते हैं, जिस तरह के उनकी स्टोरी की डिमांड होती है, या वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, उस तरह से हम लोग करते हैं। और अभी तक क्राउड फंडिंग पर ही हम लोग डिपेंडेंट हैं। हम लोग अपने सोशल मीडिया पे मदद मांगते हैं लोगों से, तो वो क्राउड फंडिंग पर ही है। अभी जैसे एक छोटा सा फंड मिला था गूगल इनिशिएटिव की तरफ से, या एक और यूट्यूब की एक हेल्प हुई थी उसकी तरफ से, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। तो अभी हम लोग और भी आगे प्लान बना रहे हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, लेकिन अभी जो मेन है हमारा, वो क्राउड फंडिंग से ही सब कुछ होता है। और जो क्राउड फंड हमें करते हैं वो बहुत ऐसे लोग होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो डेली कमाते हैं, वो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा हमें देते हैं। तो वो विश्वास मुझे बनाए रखना है कि मतलब कोई डेली कमा रहा है, उसमें से थोड़ा सा मुझे दे रहा है। मैं अभी अगर कहीं 1 रुपया खर्च करती हूँ तो मेरी उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो विश्वास मुझे बना के रखना है, तो मैं चाहती हूँ वो बना रहे। कोई पर्सन जैसे इंटर्नशिप करना चाहता है, स्पेशली सर्टेन सब्जेक्ट में रिसर्च, कॉलेज में इंटर्नशिप करना सकता है, क्या वो आपके चैनल के? बिल्कुल, हम लोग इंटर्नशिप के लिए भी निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं। उसका एक
प्रॉपर एक इंटरव्यू भी होता है, क्योंकि हम सिर्फ टाइम पास के लिए उनको मूक नायक का टैग नहीं देना चाहते कि आओ अच्छा कोई भी आओ और कुछ भी कर लो, वो 1 महीने तक 2 महीने तक नहीं। तो एक प्रॉपर उसका एक प्रोसेस है, वो अपने CV भेजता है, फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए उनको बुलाते हैं, फिर वो अपना काम का सैंपल हम लोग उनको बताते हैं कि इस तरह से आपको कोई स्टोरी आइडिया है, या हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, वो काम का सैंपल हम लोग देखते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी लगन है काम को करने की, या आप कितने शार्प हैं उसको लेकर, तब वो डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी लोग करते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा आज और मैं रियली इमोशनल हो गया, जिसमें आपने राहुल गांधी की यात्रा को कवर किया है एंड बहुत जगह फेमस हुआ है। एंड आप सब लोगों को भी वो वीडियो देखना चाहिए। मदर एट वर्क करके अपने बच्चे को गोदी में लिया हुआ है एंड यू आर कवरिंग द होल स्टोरी। सो यू आर अ रियली बिग इंस्पिरेशन टू मॉम एंड एनी जो भी लेडीज़ हैं, जो भी फीमेल है। सो एक जो हम लोग के यहाँ आपने भी एक्सपीरियंस किया, काफ़ी सारी औरतें स्पेशली आफ्टर मैरिज, आफ्टर बिकमिंग ए मॉम, या तो पीछे रह जाती हैं या तो करियर से छूट जाती हैं। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मूक नायक जो था, मतलब मैंने एक समय उस समय गुस्से में शुरू किया था, धरा पहले आ गई थी, तो मूक नायक बाद में आया। तो मूक नायक मेरे लिए बच्चा है, मेरा दूसरा बच्चा है। मैं हमेशा कहती हूँ मूक नायक मेरा दूसरा बच्चा है। धरा को भूख लगती है, वो बोल देती है अभी, लेकिन मूक नायक नहीं भूल पाता। मुझे उसको खिलाना पड़ता है तो वो खाएगा, वो चलेगा। तो वो सारी चीजें हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा माँ बनने के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है, बट इन जनरल डेटा देखें, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो मुझे लगा कि मुझे दोनों बच्चों को लेकर साथ चलना है। तो मुझे जब दोनों बच्चों को साथ लेकर चलना है तो मैं फर्क नहीं कर सकती, तो मैंने दोनों को मैनेज किया। आपके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन है मूक नायक को लेके। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई हैव सीन हियर एज वेल, अमेरिका में कोई भी, जितनी भी हाउसवाइफ भी है ना, कोई IIT से, कहीं से BTech इंजीनियरिंग अच्छी डिग्री करके काफी सारे लोग घर पे बैठ गए हैं। या फिर इंडिया में भी देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी अच्छी डिग्री लिए हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से, एंड देन दे लाइक आफ्टर मैरिज और आफ्टर। तो इसके लिए देखिए, मैं अपने पार्टनर को भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन मेरी बेटी को भी अब वो आदत हो गई कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ जाती है, वो मेरे बिना नहीं रहती। जैसे अभी वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसकी रोने की आवाज़ आई, क्योंकि वो मुझे बुला रहती है ना, तो वो मेरे बिना नहीं रह सकती। तो वो राहुल गांधी वाले टाइम पर भी हुआ था, मेरे पार्टनर थे वहाँ पर, लेकिन हुआ ये कि उसके पास नहीं जाना चाहती थी। नहीं, मुझे मेरे पास ही आना है, तो मेरी गोद में ही रहना है उसको। तो मैंने कहा मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ, मतलब एक बच्चे के चक्कर में मैं दूसरा बच्चा तो नहीं छोड़ सकती ना, तो मुझे दोनों को साथ लेकर चल के दोनों को काम करना है। यस, और ये भी है कि आप रोल मॉडल सेट करें अपनी बच्ची के लिए भी, वो बिगेस्ट रोल मॉडल है अपनी बच्ची के लिए भी। मैं चाहती हूँ जो स्ट्रगल हम लोगों ने देखा वो उसको ना देखना पड़े। सो एक रिसेंटली मेरी वाइफ एक बुक पढ़ रही है, इसी पे है कि वर्किंग मॉम होना आपके बच्चों के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने बच्चों को रेज करना चाह रहे हो बच्चे, तो यू हैव टू सेट रोल मॉडल, और आपसे वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। इसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा रोल है। बट कभी कभी हम लोग अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर जैसा न्यूज़ मीडिया है, कभी किसी ने, बहुत सारे लोग हरास भी करने की कोशिश करते हैं, या कुछ आप कर रहे हो, कोई आपके ऊपर फेंक स्टोरी है, इस तरह करके आप उस चीज से कैसे डील करते हो? पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हो? बहुत सारे, बहुत सारा होता है, बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं। देखिए, गाली जो बनी है वो महिला पे बनी है और दलितों पे बनी है, और मैं दोनों फ्रेम में फिट होती हूँ। तो सोचिए गाली कितनी पड़ती होंगी मुझे, हर एक चीज़ के लिए गाली पड़ती है। राहुल गांधी का इंटरव्यू किया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे ये कांग्रेस के नेताओं के साथ सोई होगी, ठीक है। अमेरिका आई हूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पता नहीं किस नेता के साथ सोई है, किस नेता के साथ ये किया है, इस नेता ने, इस पार्टी ने इसको इतना पैसा दिया है अमेरिका आने का। अगर मेरी इतनी औकात होती ना तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती, मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं थोड़ा सा उसमें भी डिप्रेशन में चली जाती थी, जब शुरुआत की टाइम थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, एक तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से मुझे लोग गाली दे रहे हैं, तो वो टाइम भी था। लेकिन आज आदत हो गई है, क्योंकि मैंने उसको अपने अंदर ढाल लिया है कि मैं जहाँ अच्छा काम करूँगी गाली लोग मुझे देंगे। क्या आपको डेली मोटिवेट करता है? क्योंकि ये चीजें डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी करती है, तो क्या आपको मोटिवेट मुझे वही करता है कि मुझे लगता है मैं उस जगह चोट कर रही हूँ जो सदियों से चलती आई थी।
दलितों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो उसके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, वो सदियों से चलता आया था। वो एक तरह के लोगों ने किया, ठीक है। महिलाओं के मुद्दों पे हमेशा पुरुष बोलता आया, अब महिला बोल रही है तो उसको गाली पड़ेगी। तो जब फातिमा शेख थी या सावित्रीबाई फूले थी, तो जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, तो सावित्रीबाई का तो आप जानते हैं, जब वो बाहर बच्चों को पढ़ाने निकलती थी तो वो साड़ी एक साथ लेकर जाती थी, क्योंकि उनके ऊपर गोबर और पत्थर पड़ते थे, लेकिन वो हारी नहीं। अगर वो हार जाती तो हम यहाँ बोल के इस बात पर, ये विषय पे हम लोग चर्चा ही नहीं करते। ये मोटिवेशन स्टोरी आप कह सकते हैं या सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा ही नहीं करते। मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। तो मैं सोचती हूँ, जब उनको इतने पत्थर पड़े, इतने गोबर पड़े, जब वो नहीं हारी तो हम क्यों हारे? डॉक्टर अम्बेडकर को क्या कम गालियां पड़ी थी? दुनिया में उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी हम लोग गालियां कितनी सारी सुनते हैं ना उनके लिए। तो फिर जब वो नहीं हारे तो मैं क्यों हारूं? तो आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छा काम करेंगे तो गालियां भी पड़ेंगी। सो आप डेफिनेटली रोल मॉडल हो बहुत सारी औरतों के लिए भी, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए भी, ये सारे लोगों के लिए भी आप कुछ बोलना चाहोगी? स्पेशली जो लड़कियां, मैं गांव में अपने ही गांव की बात बता दूं, समहाउ मैं निकल आया तो अपनी बहनों को भी मैं पुश किया, बट सारी लड़कियों को मौका नहीं मिल पा रहा मौका नहीं मिलता है, बिल्कुल। वो मौका मिलना बहुत जरूरी है, और नहीं मिलता तो छीन के दिखा दो, क्योंकि मौका आपको हमेशा थाली में परोसा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने वो मौका छीना है, माइक मुझ तक नहीं पहुंचा था, मैंने आज वो माइक खड़ा कर दिया और मैं दूसरों तक पहुंचाती हूँ। तो मौका आपको मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए तो खासकर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपको हंसने के लिए, रोने के लिए, आपको कपड़ा पहनने के लिए, बाहर निकलने के लिए सारे मौके चाहिए, ठीक है। तो आपको वो छीनने पड़ेंगे, आपको शिक्षा के लिए सब चीजें मौके छीनने पड़ेंगे। तो वो छीनिए और बोलिए, बोलना जरूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई और नहीं खड़ा होगा, पहले आप बोलेंगे तब कोई दूसरा खड़ा होगा। यस, सो पहले बोलना पड़ेगा, आपको बताना है कि हमें क्या चाहिए, मुझे ये करना है, देन एक बार लीड करते हो और आपको लगता है कि आप सही हैं, क्योंकि वो अंदर से आवाज आती है। तो आपको लगता है आप सही हैं तो खड़े रहिए, तो पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर आप नहीं रहेंगे ना तो कोई नहीं रहेगा। मतलब मेरे लिए, मीना कोटवाल के लिए पहले मीना कोटवाल को खड़ा होना पड़ा, तब दुनिया आई है खड़ी होने। पहले दुनिया नहीं आई, मीना कोटवाल बाद में नहीं आई, ऐसा नहीं है, पहले मुझे ही आना पड़ेगा। तो जब उन्होंने देखा कि ये लड़की हिम्मत कर रही है, तब हम लोग खड़े हैं पीछे वाले बाद में पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले आना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, पहले आपको बोलना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आपके जो आइडल हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनका स्ट्रगल देखिए कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग को अपनी लाइफ में एक आइडल बनाना और जो हमेशा इंस्पायर करे, वो हमें रखना पड़ेगा। बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। सो आपकी फैमिली में के बारे में बताना चाहिए, कितना रोल प्ले करते हैं आपके करियर में? पार्टनर से लेके फैमिली तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे पार्टनर बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटी को भी रख लेते हैं। मेरे पेरेंट्स का तो है ही, उन्होंने मुझे पैदा किया, पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचाया, तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली का तो बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट है ही। फैमिली को बहुत सारी चीज़ें, मेरे जैसे पेरेंट्स को पता नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे किस तरह की थ्रेट आती है, मुझे रेप की, मारने की बहुत सारी थ्रेट आती रहती हैं। कई बार जो है घर पे भीड़ आ जाती है, क्योंकि जब वो थ्रेट ज़्यादा आती है तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आती हैं। तो तब उनको पता चलती है कि अच्छा इसको तो ये धमकियाँ मिल रही हैं, या मेरे इंटरव्यू करने आते हैं लोग, तब उनको पता चलता है। तो मैं उनको बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक तो डर भी जाएंगे और वो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से हैं उनको लगता है कि वही उनकी नियति है। तो मैं उस नियति को बदलना चाहती हूँ। अब जहाँ आपने काफ़ी सारी चेंज कर दिया है बहुत कुछ, एंड आई 100% श्योर कि वो बहुत प्राउड फील करते होंगे ये सारे प्राउड तो फील करते हैं। मेरे सामने नहीं बोलते, लेकिन पीछे से तो बोलते हैं। यस, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, हमारे यहाँ आने के लिए, विजिट करने के लिए, और आई एम रियली प्राउड टू हैव यू हियर, दिल से। और कभी भी आप फ्यूचर में बोस्टन में एटलीस्ट आते हैं, ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू यस, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बताइए आप लोग को क्या स्टोरी लगी, और अगर कोई मूक नायक और आपके न्यूज़ पोर्टल को फॉलो करना चाहता है, आपको फॉलो करना चाहता है, तो कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे सभी जगह हूँ। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कोटवाल मीना के नाम से, फेसबुक पे हूँ मीना कोटवाल, और इंस्टाग्राम पे हूँ मीना_कोटवाल, और कू पर भी हूँ
कोटवाल मीना के नाम से। मूक नायक पर आप जा सकते हैं, themooknaik.com पे जा सकते हैं। हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह हैं, तो आप फॉलो कीजिए। जस्ट और आप फिर सर्च बताइए। कीजिए मीना कोटवाल, आइदर द मूक नायक, यू विल फाइंड इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। कहीं नहीं, सबको पता है। सो थैंक यू सो मच।